एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए स्टॉक केस की सीरीज, जिसमें कि इक्विटी मार्केट के अंदर स्टॉक केस क्या होता है, जिसमें कि हम लोग बात करते हैं या सुनते आए हैं शेयर्स खरीदना बेचना। तो शेयर्स कैसे खरीदे जाते हैं, बेचे कैसे जाते हैं, इसमें एक्चुअल क्या ट्रेडिंग कैसे होती है या इन्वेस्टमेंट कैसा होता है। इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसको डिटेल में समझने के लिए आप वीडियो पूरा देखना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इक्विटी स्टॉक केस के बारे में। ठीक है, इक्विटी स्टॉक केस की हम अगर बात करें तो इक्विटी मार्केट की अगर हम बात कर रहे हैं इस समय, इक्विटी मार्केट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इक्विटी मार्केट जो होता है उसके 3 सेगमेंट होते हैं। ठीक है, पहला सेगमेंट होता है इक्विटी स्टॉक केस, मतलब केस सेगमेंट। केस वो सेगमेंट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कंपनियों के शेयर्स बाय या सेल किए जाते हैं। दूसरा होता है हमारा स्टॉक फ्यूचर या इंडेक्स फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर क्या होता है, उसके अंदर ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे होती है, अब फ्यूचर का लॉट क्या होता है, कैसे बनता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले। अगला होता है स्टॉक ऑप्शन या इंडेक्स ऑप्शन। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट चीज ये है केस के वो स्टॉक्स जो फ्यूचर में ट्रेड होते हैं उन्हें हम स्टॉक फ्यूचर बोलते हैं। इंडेक्स फ्यूचर वो होता है जैसे कि निफ्टी में जो फ्यूचर में ट्रेडिंग होती है लॉट के थ्रू, वो इंडेक्स फ्यूचर, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, सेंसेक्स में। ठीक है, सेम अगर स्टॉक ऑप्शन, वो स्टॉक्स जिनको ऑप्शन में ट्रेड किया जाता है स्टॉक ऑप्शन में आते हैं, और वो स्टॉक्स, वो इंडेक्स जिनको ऑप्शन में ट्रेड किया जाता है इंडेक्स ऑप्शन के आते हैं। मतलब सेगमेंट एक ही है, बस नाम अलग अलग है। तो ये इक्विटी मार्केट के क्या हैं, ये इक्विटी मार्केट के सेगमेंट है, ये इक्विटी मार्केट के सेगमेंट है, केस, फ्यूचर और ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं हम पहला, जिसको आज हम समझने वाले हैं, इन डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखना, जिससे कि आपको शायद बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पता होंगी, बहुत सारे ऐसे रूल्स, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस, बहुत सारे ऐसे अच्छे ऑप्शन जो कि आपको शायद ट्रेडिंग करियर में आपके हेल्पफुल हों। ठीक है, तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टॉक ऑप्शन से, केस से। स्टॉक केस क्या होता है, स्टॉक केस क्या होता है, उससे पहले स्टॉक केस क्या है वो समझ लेते हैं। तो उसके लिए पहले हम एनएसई और बीएसई को समझ लेते हैं। एनएसई, बीएसई, इनके फुल फॉर्म होते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसका इंडेक्स है निफ्टी 50, निफ्टी। बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसका इंडेक्स है सेंसेक्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है। एनएससी और बीएससी वो कंपनियां जो एनएससी बीएससी में लिस्टेड होती हैं। लिस्टेड कैसे होती हैं, लिस्टेड होती है आईपीओ के थ्रू। आपने सुना होगा लिस्टेड होती है किसके थ्रू, आईपीओ के थ्रू। ठीक है, इनिशियली पब्लिक ऑफर, आईपीओ के थ्रू ये क्या होती है, मार्केट में लिस्टेड होती है। उसके बाद में जब ये लिस्ट हो जाती है मार्केट के अंदर,
तो इनके अंदर ट्रेडिंग चालू हो जाती है। ठीक है, आईपीओ क्या होता है अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा वापस आते हैं एनएससी और बीएससी। एनएससी और बीएससी में लिस्टेड कंपनियों के अंदर ट्रेडिंग होती है और शेयर्स क्वांटिटी में ट्रेडिंग होती है। मतलब कि आप एक शेयर्स भी खरीद सकते हैं, 100 भी खरीद सकते हैं, 10 भी खरीद सकते हैं, 1000 भी खरीद सकते हैं। आप जितना चाहो, जितना आपके पास मार्जिन है, आप उतने शेयर्स बाय या सेल कर सकते हो। ये होता है स्टॉक केस या इक्विटी केस मार्केट, इक्विटी स्टॉक केस। एनएससी बीएससी में लिस्टेड कंपनियों में ही ट्रेडिंग होती है। अब इसमें ट्रेडिंग के लिए क्या कंपलसरी होता है? ट्रेडिंग के लिए कंपलसरी होता है आपके पास में होना चाहिए डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट बेसिकली एक बैंक अकाउंट के तरह होता है। जैसे कि हमको क्या है कि फॉर एग्जांपल के लिए किसी का एचडीएफसी में अकाउंट है। अब एचडीएफसी में अकाउंट खोलने के लिए एक प्रोसीजर होता है, आपको फॉलो करना होता है। आप ओपनिंग फॉर्म और ये और सारे डॉक्यूमेंट के साथ में आप अकाउंट ओपन करते हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद में आप उसमें एक फंड डिपॉजिट करते हैं जो आपके ज़रूरत का नहीं है, या फिर आप सेविंग पर्पस से ही पैसा जमा कर रहे हैं, या फिर किसी भी पर्पस से आप पैसा उसमें बैंक में डाल रहे हैं। ठीक है, तो जब आप उसमें पैसा डालते हैं, वैसे ही एक डीमैट अकाउंट होता है। डीमैट अकाउंट के अंदर आप क्या करते हो, एक इनिशियली फंड डिपॉजिट करते हो, एक फंड डालते हो, और उसी फंड के ऊपर हम लोग ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इनलीगल वे में बहुत पुराने टाइम पे तो होती थी, जिसको बहुत सारे लोग डब्बा ट्रेडिंग बोलते थे। ठीक है, कच्चे में काम करना बोलते थे। ठीक है, लेकिन आजकल सारी चीज़ें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वे में है, सभी सिस्टम के थ्रू होता है। तो डीमैट होना कंपलसरी है अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टॉक केस में जो कंपनीज होती हैं, जो कंपनी होती हैं, ठीक है, उनके शेयर्स बाय और सेल किए जाते हैं, बाय सेल किए जाते हैं। ठीक है, बाय क्या होता है, सेल क्या होता है, वो भी समझेंगे। लाइक कौन सी कंपनियां जिनके आपने नाम सुने, हम उन्हीं की बात कर लेते हैं। रिलायंस हो गया, अदानी हो गया, टाटा हो गया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक हो गया। ठीक है, इंडसइंड बैंक हो गया, बहुत सारी, टीसीएस हो गया, इंफोसिस हो गया। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां, हेवल्स, हिताची और ये सभी हैं। मतलब वो जो कंपनियां जो कि हम रोज़मर्रा के जीवन में हम उन चीज़ों को यूज़ करते हैं, उन कंपनियों के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स या कुछ भी, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में मोस्टली रजिस्टर्ड होती हैं। ठीक है, तो ऐसी कंपनियां जो मार्केट में रजिस्टर्ड हैं, हम एनएससी बीएससी पर रजिस्टर्ड हैं, हम उसके शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक है, जितना मार्जिन होगा हम उसके हिसाब से इंट्राडे और होल्डिंग में डिपेंड करता है कितने शेयर्स बाय कर सकते हैं, या होल्डिंग में कितने शेयर्स बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगली चीज जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बाय और सेल। ठीक है, दो कंडीशन होती हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास में ये पेन है। ठीक है, ये पेन है, अगर मेरे को ये पेन किसी को बेचना है तो पहले मुझे इसको खरीदना पड़ेगा। मैं इसे खरीदूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने 10 रुपये में खरीदा, किसी को 15 में बेच दिया, 5 रुपये का मुझे मुनाफा हो गया। ठीक है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट में क्या है कि अगर कोई चीज़ आपने 100 रुपये पे खरीदी, आपने कोई चीज़ 100 रुपये पे खरीदी और 105 रुपये पे उसको बेच दिए, मतलब क्या हुआ, प्राइस अप हुआ, 5 रुपये का आपको क्या होगा, प्रीमियम, 5 रुपये का प्रॉफिट आपको मिल गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी होता है कि आप 100 रुपये पे चीज़ को पहले सेल कर देते हो और 95 पे आप उसको क्या कर लेते हो, बाय कर लेते हो।
तब भी आपको क्या हो गया, 5 रुपए का प्रॉफिट। मार्केट तो क्या होता है, मार्केट तो ऐसा चलता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, कंसोलिडेट, फिर अप डाउन, ठीक है, मार्केट ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी होती है हर जगह पे पैसे कमाने की, हर अप डाउन पे हर जगह पे आप पैसे कमा सकते हो। लेकिन कैसे कमा सकते हो उसकी भी कुछ कंडीशंस होती है। कंडीशंस क्या होती हैं कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि बाय सेल, ठीक है, बाय और सेल क्या होता है। बाय, देखो सेल ये होता है, यहाँ की जगह मैंने फिजिकली अगर बताया तो ये पेन मुझे खरीद के बेचना होगा तो मुझे पहले खरीदना होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि पहले आप सेल कर देते हो और उसके बाद में आप 95 पे उसको खरीद लेते हो। तब भी कंडीशन क्या बनी कि आपने 95 पे खरीदा और 100 रुपीज़ पे बेचा, तब भी आपकी कंडीशन क्या बनी, बाय और सेल की, मतलब कि नीचे खरीदा और ऊपर जाके बेच दिया, ठीक है। लेकिन आप इसमें पहले बेच सकते हो। लेकिन अगर यही चीज़ अगर 105 रुपये का प्राइस चला जाता है तो आपको क्या होगा, लॉस होगा ये 5 रुपये का, ठीक है। तब भी आपकी कंडीशन क्या होगी, ठीक है, कि आपने खरीदा महंगे में, ठीक है, और बेचा सस्ते में, ठीक है। सिचुएशन यहाँ पे ऐसी हो जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं, जितना मार्जिन हम उतने शेयर्स खरीद सकते हैं, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन जो कंपनीज हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, या खरीदना चाहते हैं, ठीक है, उन कंपनीज के ग्रुप्स बने होते हैं, मतलब ग्रुप नहीं बने होते, वो कंपनियां ग्रुप वाइज डिवाइड होती हैं। ग्रुप वाइज डिवाइड कैसी होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कंपनियों ग्रुप्स वाइज क्या होती है, डिवाइड होती है। ग्रुप कैसे होते हैं, ए ग्रुप कैसे होते हैं, ए से लेकर के जेड तक होते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। इसको पता करने का सिंपल सा तरीका है, क्या है, कंपनी के शेयर्स जो होते हैं वो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। जितनी अच्छी कंपनी, ठीक है, उतना अच्छा मार्केट कैप, मतलब एक ग्रुप की कंपनी। आप मनी कंट्रोल पे सिंपल सा जा करके मनी कंट्रोल आप ओपन करो। मनी कंट्रोल ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको गेनर और लूजर आपको दिख रहा है। आप गेनर और लूजर किसी पे भी क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। आप ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, ऐसे सारे ग्रुप्स आपको यहाँ की जगह दिख जाएंगे कि जो ए ग्रुप में कंपनी रजिस्टर्ड है वो ये है, बी ग्रुप की जो कंपनी रजिस्टर्ड है वो ये है। ऐसे ही हम लोग मार्केट कैप के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, सारी कंपनीज के बारे में पता कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी कैसी है और तो इसका ग्रुप कौन सा है, ठीक है। बाय और सेल हम कर सकते हैं उन कंपनियों के अंदर, लेकिन उसके बारे में हमको कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम स्टॉक केस के बारे में, कोर की क्या होता है बेसिकली, ठीक है। कंपनीज के शेयर हम लोग एक शेयर भी खरीद सकते हैं, 1000 भी खरीद सकते हैं, वो तो मैंने आपको बताया। लेकिन उसके लिए हमारे अकाउंट में मार्जिन होना जरूरी है, ठीक है। तो बाय और सेल करने के पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं, मार्जिन कैलकुलेशन, ठीक है। मार्जिन कैलकुलेशन, ठीक है। मार्जिन कैलकुलेशन क्या होता है, सिंपल सा होता है यहाँ पे, ठीक है। जो आपका मार्जिन है, ये आपका मार्जिन डिवाइडेड बाय जो भी शेयर्स का प्राइस है, मतलब कि कोई सी भी कंपनी का आप शेयर खरीद रहे हो, शेयर प्राइस, ठीक है, इक्वल टू क्वांटिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी व्यक्ति के पास में 10,000 रुपये का मार्जिन है, वो जो शेयर खरीदना चाहता है उसकी प्राइस, कोई भी शेयर ले लेते हैं, ए बी सी शेयर का नाम है, वो शेयर अगर खरीदना चाहते हैं तो उस शेयर के प्राइस क्या है, 100 है। तो वो कितने शेयर्स खरीद सकते हैं, 100 शेयर खरीद सकता है। 100 शेयर्स मतलब कि अगर 100 क्वांटिटी खरीदी और 100 रुपये से स्टॉक बढ़ के 105 रुपये चला गया, 110 रुपये चला गया, ठीक है, तो यहाँ की जगह प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ की जगह हो रहा है 500 रुपये का, यहाँ की जगह हो रहा है 1000 रुपये का, ठीक है। सेम अगर वो 95 आ गया या अगर 100 आ गया तो यहाँ की जगह 500 रुपये लॉस होगा, ठीक है, और यहाँ की जगह 500 रुपये, 1000 रुपये क्या होगा,
लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी शेयर्स को बाय और सेल करने से पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड का मतलब होता है कि आप कितने रुपए की रिस्क ले रहे हो। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे किसी व्यक्ति ने 100 क्वांटिटी बाय की, उसने बोला कि 200 रुपये की रिस्क लूँगा और 200 रुपये का टारगेट लूँगा। तो मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि 200 रुपये मेरी रिस्क है। इस 200 रुपये की अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ तो इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब कि इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग में आपको हमेशा वो पैसा लगाना चाहिए या वो मनी लगानी चाहिए जो कि आपकी एक्स्ट्रा हो, और अगर एक्स्ट्रा नहीं है तो वो पैसा लगाना चाहिए कि जिसके लॉस हो जाने से या जिसका मार्केट से में डूब जाने से आपको कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही फंड आपको हमेशा स्टॉक मार्केट के अंदर लगाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं रिस्की मार्केट है और लॉस होने के बाद में फिर व्यक्ति बिना कैलकुलेशन के ट्रेडिंग करते हैं आंखें बंद करके, और उसके बाद में मार्केट को ब्लेम करते हैं। मार्केट बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर आप सारी चीज़ें समझ करके अगर ट्रेडिंग करो तो मार्केट एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिससे कि आपको डेली बेसिस पे या एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छा पैसा गेन कर सकते हो। ठीक है, इसमें पोजीशंस की कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, हम वो समझ लेते हैं। स्टॉक केस में नंबर ऑफ शेयर्स अगर हम किसी भी कंपनी के बाय करते हैं, ठीक है, जो बाइंग पोजीशन होती है, जो बाइंग पोजीशन होती है, हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी लॉन्ग टाइम के लिए भी क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जो सेलिंग पोजीशन है, सेलिंग पोजीशन ओनली फॉर इंट्राडे, ओनली फॉर इंट्राडे। सेलिंग पोजीशन सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए होती है। बाइंग पोजीशन को, जो भी बाइंग पोजीशन हम लोग रहते हैं, वो चाहें तो हम इंट्राडे में कट कर लें उसको, ठीक है, बीटीएसटी में कट कर लें, स्विंग में कर लें, या फिर होल्डिंग में कर लें। डिपेंड करता है कि हमारे पास में मार्जिन उतना होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको कर सकते हैं, लेकिन सेलिंग पोजीशन सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए होती है। ठीक है, अब इंट्राडे बीटीएसटी समझा देता हूँ थोड़ा सा कि इंट्राडे क्या होता है। ट्रेडिंग के कुछ चीज़ें होती हैं जो कि तरीके, वो समझा देता हूँ। एक होता है इंट्राडे, दूसरा होता है बीटीएसटी। एक बीटीएसटी भी होता है, एसटीबीटी भी होता है, पर बीटीएसटी हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, दूसरा होता है स्विंग, और एक होता है होल्डिंग। इंट्राडे होता है 9:15 से लेकर के 3:30 तक। इसी बीच में आपको प्रॉफिट हो आइदर लॉस हो। ठीक है, आपको पोजीशन क्या ऑन करनी पड़ेगी, कट करनी पड़ेगी। दूसरा होता है बीटीएसटी, मतलब कि आज आपने खरीदा, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ आपने बाय टुडे, और सेल क्या होता है टुमारो। ठीक है, तो आज कोई चीज़ आपने खरीदी और दूसरे दिन उसको बेच दी। स्विंग क्या होता है, 5 दिन 7 दिन के लिए आपने कोई भी पोजीशन को रखा। ठीक है, आपका 100 रुपये पे आपने खरीदा, आपको लग रहा है कि ये 5 दिन के अंदर 110 रुपये आ जाएगा। जब आपका टारगेट आ गया तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट बुक करोगे, या फिर आपने सोचा कि 95 आएगा तो मैं लॉस बुक करूँगा, वहाँ आ गया तो आप क्या करोगे, लॉस बुक करोगे। वैसे ही होल्डिंग होता है। होल्डिंग क्या होता है कि आप लॉन्ग टाइम के लिए इसको पोजीशन को क्या करते हो, बाय करते हो और होल्ड करके रखते हो। ये आपका 1 मंथ भी हो सकता है या 1 ईयर भी हो सकता है। ठीक है, मतलब मिनिमम साइड पे 6 महीने से ज़्यादा ही व्यक्ति होल्ड करता है। मूवमेंट आ गया, प्रॉफिट आ गया, उसकी बात अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हम होल्डिंग बीटीएसटी को समझ लेते हैं। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ अपने उसमें। ठीक है, इसमें एक चीज़ और होती है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है, अपर बैंड और लोअर बैंड। अब अपर बैंड और लोअर बैंड क्या होता है वो भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ। एक होता है अपर बैंड, दूसरा होता है
लोअर बैंड। अपर बैंड मतलब कि किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है कि आप भाई साहब दिन में इतना चल सकते हो, इससे ज़्यादा आप चलोगे तो आपके ऊपर रोक लगा दी जाएगी। ठीक है, वैसे ही ये कंडीशन बेसिकली इसके लिए बनाई जाती है मार्केट के अंदर, ताकि किसी भी प्रकार से स्टॉक्स का कोई मैनिपुलेशन ना हो सके, या फिर किसी भी व्यक्ति का कोई ज़रूरत से ज़्यादा लॉस नहीं हो सके या प्रॉफिट नहीं हो सके उस वजह से भी इसमें। या फिर एक स्टॉक एक दिन में एक लिमिट इसलिए तय करी जाती है कि कोई उसको अगर मैनिपुलेट कर रहा हो तो उससे भी उसको रोका जा सके। समझने की बात यह है कि अपर बैंड क्या होता है। अपर बैंड हमेशा क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। अपर बैंड हमेशा ऊपर की तरफ होगा और लोअर बैंड हमेशा नीचे की तरफ होगा। अपर बैंड और लोअर बैंड कभी 5% के भी होते हैं, 10% के भी होते हैं, मोस्टली यही होते हैं, तो हम इन्हीं पे बात करते हैं। 5% का अगर अपर बैंड है तो कोई प्राइस अगर 100 रुपये है स्टॉक का प्राइस, तो मतलब कि 105 रुपये वो जैसे ही प्राइस टच करेगा, 5% हो गया, ठीक है, जैसे ही 5% का प्राइस टच करेगा मार्केट क्या होगा, यू मूवमेंट की जगह क्या होगा, ऐसा फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर अगर वो लोअर बैंड है तो 95 आएगा और 95 पे मार्केट क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो ये अपर बैंड और लोअर बैंड है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सेलिंग करते हुए जब हम स्टॉक केस में अगर कोई पोजीशन को सेल करते हैं तो उस स्टॉक का लोअर बैंड हमें पता होना चाहिए, नहीं तो ये हमारे लिए एक पेनाल्टी या हमारे को एक एडिशनल लॉस दे करके जा सकता है। कैसे, अगर फॉर एग्जांपल के लिए लोअर बैंड लगता है या अपर बैंड लगता है तो वैसे तो मार्केट दिन में ओपन हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर नहीं होता है, सेकेंडरी के लिए चली जाती है सिचुएशन, या शाम को दोपहर 3 बजे के समथिंग अगर लोअर बैंड मार्केट का लगता है, अपर बैंड लगता है, तो लोअर बैंड अगर हुआ तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी, वो भी कौन सी, सेलिंग वाली। ठीक है, आपकी क्या हो गई, सेलिंग पोजीशन होल्ड हो गई, तो इसमें आपको क्या होगा, एक पेनल्टी देनी पड़ जाएगी, एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होगा। ठीक है, और लॉस तो हो गई होगा। तो इसके लिए कोई भी पोजीशन अगर आप मार्केट में सेल करते हो, इंट्राडे के लिए ही होता है स्टॉक मार्केट में सेल, जो कि दूसरे दिन के लिए नहीं होता है। तो आप कोई भी पोजीशन अगर आप सेल करते हो तो सेल करने से पहले प्राइस लोअर बैंड कहाँ पे है वो आप देख लो, और जब प्राइस उस लेवल पे आने वाला हो उससे पहले ही क्या कर लो, मार्केट से एग्जिट कर लो, कि जिससे कि हम क्या है कि लॉस लेने से बच जाएं, एक्स्ट्रा लॉस लेने से बच जाएं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग सिंपल सी थोड़ा से कैलकुलेशन वाली बात ऐसे समझ लेते हैं कि किसी भी प्राइस अगर, एक एग्जांपल के लिए डीमेट में आपके पास में कितना फंड होना चाहिए वो यहाँ से हम समझ लेते हैं। वो कैसे, एक एग्जांपल के लिए हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम जैसे आप देख रहे हो कुछ स्टॉक्स हैं, टाटा पावर की हम लोग बात कर लेते हैं। टाटा पावर की अगर हम बात करते हैं टाटा पावर की हम लोग बात कर लेते हैं। टाटा पावर में अगर कोई भी एक व्यक्ति इंट्रा होल्डिंग में अगर एक शेयर खरीदना चाहता है, ठीक है, होल्डिंग में अगर कोई व्यक्ति इसका एक शेयर खरीदना चाहता है तो कितना फंड रिक्वायर्ड है, इसका फंड रिक्वायर्ड है यहाँ की जगह 2, ठीक है, इसका फंड रिक्वायर्ड है 268 के समथिंग का एक शेयर खरीदने के लिए। ये एक शेयर का प्राइस है, एक शेयर खरीदने के लिए कितना फंड रिक्वायर्ड है, 268 का प्लस ब्रोकरेज। ठीक है, ये फंड आपके अकाउंट में अगर है तो आप एक शेयर खरीद सकते हैं। ये बात हो गई होल्डिंग की। इंट्राडे में करने के फायदे बताता हूँ। इंट्राडे में करने के फायदे ये है कि जिस शेयर को एक शेयर खरीदने के लिए 268 रुपये का मार्जिन लग रहा था, वहीं अगर हम इंट्राडे करते हैं तो मात्र 54 रुपये का, मतलब कि इंट्राडे में हम इसके 5 शेयर खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा होता है इंट्राडे में ट्रेड करने का। इंट्राडे में क्या होता है, ब्रोकर के साइड से हमारे को एक लिमिट प्रोवाइड होती है। ठीक है, लिमिट, लिवरेज जिसको हम लोग बोलते हैं, लिमिट समझ लेते हैं।
लिमिट कौन देता है? लिमिट देता है ब्रोकर। ब्रोकर लिमिट देता है कितने टाइम के? 5 टाइम, 10 टाइम, 15 टाइम। ठीक है, अब मैंने इसमें इंटू क्यों लगाया? इंटू इसके लिए लगाया है कि अगर किसी का 10,000 रुपये का मार्जिन है, उसको अगर 5 टाइम की लिमिट मिलेगी तो उसका फंड कितना हो गया? 50,000 रुपये। ठीक है, अगर किसी का मार्जिन 10,000 रुपये है तो इंटू उसको 10 टाइम की लिमिट मिली तो फंड कितना हो गया उसका? 1,00,000 रुपये। ठीक है, अगर किसी को, ऐसी सिंपल सी चीज़ है कि बढ़ता बढ़ता चला जाएगा। अब जो व्यक्ति दिन में 10,000 रुपये का ट्रेड कर सकता था, उसने कितने का ट्रेड उठा लिया? 50,000 का, या फिर 1,00,000 का ट्रेड उठा लिया। यहाँ की जगह क्या हुआ? रिस्क कितनी बढ़ गई? आपकी रिस्क हो गई भाई साहब यहाँ पे 10x। समझ रहे हो? 10x का मतलब क्या हुआ? अगर किसी व्यक्ति ने कोई, एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले रहे हैं, 100 रुपये का शेयर है, 1,000 का समझ लेते हैं, लिखा गया है तो 1,000 रुपये का शेयर है, और उसने 1,00,000 रुपये की लिमिट ले ली। ठीक है, तो कितने शेयर खरीद लेगा वो? 1,000 शेयर। 1,000 शेयर खरीद लेगा, मतलब कि एक पॉइंट के मूवमेंट पे 1,001 रुपये जाएगा तो 1,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। एक पॉइंट अगर नीचे आएगा तो कितने का लॉस होगा? 1,000 रुपये का लॉस भी होगा। ठीक है, जितना बड़ा प्रॉफिट उतना बड़ा लॉस। लेकिन अगर 10,000 रुपये का मात्र मार्जिन है तो मतलब सिर्फ 1,000 रुपये का स्टॉक, उसको 990 आने में कितना समय लगेगा? मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। ठीक है, तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, लेकिन व्यक्ति का मार्जिन क्या हो जाएगा? पूरा साफ हो जाएगा। ठीक है, अब ये ब्रोकर ने तो लिमिट दे दी। अब आपको ये लग रहा होगा कि भाई लॉस तो ब्रोकर का हो रहा है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हमारे पास फंड कितना है? हमारे पास तो सिर्फ 10,000 रुपये है। इस 10,000 रुपये का 80% तक जब लॉस आएगा, मतलब कि कहाँ? जब प्राइस 992 रुपये के समथिंग आएगा, 992 के समथिंग जब मार्केट का प्राइस आएगा, तब ब्रोकर क्या कर देगा? आपको एक नोटिफिकेशन भेज देगा। नोटिफिकेशन भेज देगा कि क्या करो? फंड ऐड करो। फंड क्या करो? ऐड करो। सिंपल सी चीज़ है। अगर आप फंड ऐड कर दोगे तो ठीक है, नहीं तो आपकी पोजीशन क्या हो जाएगा? काट दी जाएगी। ठीक है, अब आपके तो एक बार में 80% लॉस चला गया, मतलब कि आपके 8,000 रुपये माइनस हो गए। आपके पास क्या बचा? 2,000 रुपये मात्र। ठीक है, तो लिमिट लेकर के ट्रेड करने का ये एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। ठीक है, फ़ायदा भी है कि आपने 10,000 रुपये का मार्जिन में आपको 1,00,000 का ट्रेड करने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन लॉस होने के चांसेस भी उतने ही बढ़ जाते हैं। तो जब भी हम कोई भी किसी प्रकार की लिमिट लेकर के काम करते हैं तो हमारे को एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए। अब स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस होता है किसी भी प्राइस को एक लिमिट से ज़्यादा ना झेलने की एक प्रक्रिया है बेसिकली। ठीक है, एक बिड है जहाँ की जगह हम लोग ऑटोमेटिक हमारी पोजीशन कट जाती है, हमको काटने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम किसी उसको प्राइस लगा करके रख देते हैं तो वो ऑटोमेटिक हमारी पोजीशन क्या हो जाएगी? वहाँ पे कट जाएगी। कैसे कटेगी वो मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए किसी व्यक्ति ने कोई शेयर्स खरीदा है 1,000 का, एग्जांपल चल रहा है तो 1,000 के ले लेते हैं। 1,000 शेयर्स का प्राइस चल रहा है। ठीक है, आपने लिमिट लेकर के 1,000 शेयर्स खरीद रखे हैं। आपने यहाँ की जगह 998 पे आपने SL फिट कर रखा है। एक बिड होता है, एक ऑप्शन होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा भी देता हूँ। ठीक है, जब आप यहाँ पे आप देखो SL का ऑप्शन है, आप जैसे ही SL पे क्लिक करोगे ये बिड आ गई, ये प्राइस है। आपको अगर SL लगाना है तो यहाँ की जगह लग जाएगा कि भैया 67 का प्राइस चल रहा है, यहाँ की जगह जैसे 64 आएगा मेरी पोजीशन कट जानी चाहिए। ठीक है, ये 64 आया और ये 64.63 आया। ठीक है, जैसे ही ये 63 आएगा मेरा क्या हो जाएगी? पोजीशन ऑटोमेटिक कट जाएगी यहाँ पे मैं जैसे ही ऑर्डर प्लेस करूँगा। ठीक है, तो कभी भी आप कोई भी ट्रेड करते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करना जरूरी है। ये एक सेफेस्ट वे है जिसके अंदर आपको क्या होता है? आप बड़े लॉस से मार्केट में बच जाते हो। स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं?
ठीक है, स्टॉप लॉस एक्चुअल में होता क्या है और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, ये हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में स्टॉक फ्यूचर के साथ में इसको समझने वाले हैं। तो जिसको भी अगर वीडियो में थोड़ा सा इंटरेस्ट बन रहा हो वो नेक्स्ट वीडियो के लिए अपन जा सकते हैं। अब अगली चीज़ एक और समझ लेते हैं जो कि इसमें इम्पोर्टेंट होती है। सेलिंग पोजीशन तो इसमें होल्ड नहीं कर जा सकती, लेकिन सेलिंग हम सिर्फ इंट्राडे के लिए कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि इसमें मूवमेंट नहीं होता, ठीक है। अब इसके लिए ही कुछ ऑप्शन बनाए गए हैं। ऑप्शन क्या है? स्टॉक फ्यूचर हमने पढ़ा। स्टॉक फ्यूचर इसीलिए बनाया गया है कि जिस व्यक्ति को लग रहा है कि भैया मार्केट में एक हेवी सेलफॉल आने वाला है, लेकिन वो आप केस में नहीं ले जा सकते हो पोजीशन को 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हो? ऐसी सिचुएशन में आप मार्केट में स्टॉक फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। और फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग करके आप उसको अपने जो सेलिंग पोजीशन है उसको 1 मंथ के लिए ले जा सकते हो, लेकिन उसमें भी एक्सपायरी होती है, रोल ओवर होता है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरी तरीके से समझ लेंगे। चलो तो अगला समझ लेते हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज़, इंट्राडे में लिमिट तो मिलती है, अपर बैंड हमने हमारा हो गया, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो है ना वो है मेरे हिसाब से लो रिस्क हाई रिवॉर्ड। लो रिस्क हाई रिवॉर्ड क्यों बोल रहा हूँ मैं, उसका कारण बताता हूँ। वो कंपनियां जो मार्केट में एक अच्छी वैल्यू रखती हैं, ठीक है, वो कंपनियां जो मार्केट में एक अच्छी वैल्यू रखती हैं, ऐसी कंपनियां कहीं बाजार से नहीं जाएंगी। आज अंबानी जी की कंपनी कहीं जाने वाली है क्या? कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि भाई वो देश चला रहे हैं हमारा, मोस्टली लोग तो यही कहते हैं। टाटा, बिरला, ठीक है, अदानी, ये कहीं नहीं जाने वाले। इनकी कंपनियां मतलब डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं, ये लोग डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके प्लान ऑफ स्ट्रक्चर अच्छे हैं, इनके पास में डिमांड है इनकी मार्केट के अंदर, इनके प्लान जो हैं वो एग्जीक्यूशन का तरीका अच्छा है। तो कोई भी स्टॉक अगर आपको ख़रीदना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें देख करके ख़रीदना होता है कि हम क्या करने वाली है वो कंपनी आने वाले समय में। सिंपल सी चीज़ है, उसको देखते हुए हम कुछ स्टॉक्स खरीदते हैं या बेचते हैं, तभी जा करके हम उसको मार्केट में बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे। ऐसे ही कोई भी चीज़ अगर आप उठा के बाय करोगे तो आपको लॉस हो गई होगा। लो रिस्क हाई रिवॉर्ड क्यों बोल रहा हूँ उसका रीज़न बताता हूँ। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ। ये टाटा मोटर का ग्राफ है, आज चल रहा है 30 नवंबर। 30 नवंबर के दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आज से अगर 1 साल पहले का मैं इसका वीडियो देखूँ, ठीक है, तो नवंबर अप्रैल 2021, सॉरी मंथली देख रहा हूँ ना, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अक्टूबर, नवंबर में टाटा मोटर का जो प्राइस था हाईएस्ट वो था 433 436 के समथिंग, 440 मान लेते हैं राउंड फिगर में। 440 वाला स्टॉक्स आज 700 पार है, मतलब ऑलमोस्ट डबल है, ऑलमोस्ट डबल है, ठीक है। और थोड़ा सा पीछे जाएंगे, अगर किसी ने और 1 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किया होता तो 300 रुपये पे था 2015 में, ठीक है। 2000 और थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, ठीक है, 2020 में 83 था, 60 का ग्लो है। 60 रुपये पे अगर किसी ने 2020 में इन्वेस्टमेंट किया होता तो 3 साल में पैसा कितने मल्टीपल हो गया, कितना बड़ा हो गया, ठीक है। तो कोई भी स्टॉक्स आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर खरीदते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको एक वो बहुत अच्छा रिटर्न दे करके चला जाता है, ठीक है। इसीलिए ये लो रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है। अगर आप मार्केट के अंदर प्रॉपर स्टडी करके किसी भी शेयर्स को बाय करते हो तो चांसेस पूरे हैं कि आपको मार्केट के अंदर प्रॉफिट होगा ही होगा। लेकिन स्टॉक बाय करने से पहले भी बहुत सारी चीज़ें समझनी होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए सबसे अच्छा जो वे होता है वो ट्रेडिंग का, ठीक है। ट्रेडिंग अगर किसी को करना तो सबसे अच्छा जो वे होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप 99% सेफ हो, 99% सेफ हो, आपको लॉस के चांसेस नहीं के बराबर हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो मार्केट है वो क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है,
ठीक है। अप एंड डाउन दोनों आते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन आपका लॉन्ग टर्म विजन अगर क्लियर है तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट निकल करके आएगा। अब लॉन्ग टर्म में अगर हम कोई स्टॉक्स खरीद रहे हैं तो उसके लिए हमारे को क्या देखना होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी होती है उसकी कंपनी के, जो भी कंपनी हम लोग खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके हम अगर बैलेंस शीट देख लें, बैलेंस शीट अगर हम बैलेंस शीट देख करके काम करें तो वो सबसे सही तरीका होता है, ठीक है। उसमें कंपनी का फ्यूचर में ग्रो करने के क्या चांसेस हैं, उसके प्रोडक्ट क्या है, उनकी डिमांड क्या है, मतलब थोड़ी सी R&D तो करनी होती है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट आज की जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे दिख रहा है वैसा भी उतना भी ईजी नहीं है। तो अगर आप प्रॉपर बैलेंस शीट देख रहे हैं, मार्केट की ग्रोथ देख रहे हैं कि भाई क्या डिमांड क्या है आने वाले समय में। एक एग्जांपल के लिए मैं दे देता हूँ, एक एग्जांपल के लिए आज चल रहा है iOS और तो एंड्रॉयड का ज़माना। अब iOS और एंड्रॉयड के ज़माने में अगर कोई स्मार्टफोन की कंपनी आए और कहे कि भैया हम तो पुराने ज़माने का स्मार्टफोन बनाने वाले हैं, क्वाटी कीपैड वाला फ़ोन बनाने वाले हैं, या फिर मतलब जहाँ टच का ज़माना है वहाँ पे फ्यूचर अगर ग्रोथ क्या होगा कि भाई जो नई कंपनी आएगी जो अपडेटेड एंड्रॉयड फ़ोन बनाएगी, अपडेटेड ISO के वर्जन लेकर के आएगी या फिर कुछ और नया लेकर के आएगी, तो ऐसी कंपनी क्या होगा, मार्केट में हमेशा ग्रोथ करेगी। तो कभी भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट से पहले हमारे को उसकी कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या है वो समझना चाहिए, जो कि NSE की वेबसाइट पे हमको पूरा सब कुछ क्लियर हो जाता है, लेकिन मार्केट में उसकी डिमांड क्या है वो हमको समझना होता है। लेकिन कंपनी क्या डे बाय डे क्या प्रॉफिट कर रही है कि नहीं कर रही, मतलब कि क्वार्टर टू क्वार्टर अगर कंपनी का प्रॉफिट फॉर एग्जांपल के लिए अप हो रहा है, ठीक है, तो हमको ऐसी कंपनी के अंदर क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर उसी का अगर डिक्रीजिंग है, ठीक है, तो ऐसी कंपनी से हमको क्या होना चाहिए, थोड़ा सा दूर भी होना चाहिए। आपको सारी कंपनी की बैलेंस शीट जब आप देखने जाओगे तो आपको सब कुछ दिख जाएगा कि नेट प्रॉफिट कितना है, कंपनी कितना कमा रही है, ठीक है, कंपनी के पास कैश कितना है, लाइबिलिटीज़ कितनी है, एसेट्स कितने हैं, सारी चीज़ें जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कंपनी एक्चुअल में कंपनी के अंदर हो क्या रहा है। तो कोई भी कंपनी या लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बाय या सेल करते हो तो उसके पहले उसके पूरी तरीके से समझना, उसके बारे में, उसके बिजनेस के बारे में समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तभी जा करके हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल सी छोटी छोटी सी चीज़ें, ठीक है, जो कि आपके डेली बेसिस में हेल्पफुल हो सकती हैं। स्टॉक केस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से नहीं समझा सकता एक ही बार में, ठीक है। मैंने मेरे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करी है। वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि नंबर ऑफ शेयर्स में ट्रेडिंग होती है, ठीक है, बाय और बाइंग पोजीशन को लॉन्ग टर्म के लिए, इंट्राडे के लिए या होल्डिंग के लिए हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन सेलिंग पोजीशन सिर्फ इंट्राडे के लिए होती है, ठीक है। जो कंपनियां केस में रजिस्टर्ड है वो फ्यूचर में रजिस्टर्ड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो फ्यूचर में है वो केस में होंगी ये ज़रूरी है, ठीक है। NSE और BSE के प्लेटफॉर्म वाले स्टॉक्स में ट्रेडिंग होती है, ठीक है। वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपर बैंड हो गया, लोअर बैंड हो गया, BTST STBT और इंट्राडे ट्रेडिंग, ये मैंने बताने की पूरी कोशिश करी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्यूचर्स के बारे में समझने वाले हैं। तो ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।